नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई शो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत की विदेश नीति के ऊपर, जो कि इस समय काफ़ी डायनेमिक हुई है और उसमें काफ़ी डायनेमिक चेंजेस आए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, पहले जो भारत की जो रणनीति होती थी विदेश नीति की, वो काफ़ी जो है वो बीच की होती थी। भारत ना तो किसी एक का पक्ष लेना चाहता था, ना किसी दूसरे का पक्ष लेना चाहता था, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो इसी वजह से है जो भारत ने जो है ज्वाइन किया था। आप लोग को मालूम ही होगा कि नेहरू जी के द्वारा जो है वो नैम का एक मूवमेंट चलाया गया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें कई अफ्रीकी देश भी शामिल हुए थे, और ये 1960 के आसपास में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो एक ये मूवमेंट था जिसमें भारत की जो विदेश नीति थी उसका मकसद इसमें ये था कि हम जो है वो किसी का भी जो है किसी के भी युद्ध में या किसी के भी विवाद में बीच में नहीं पड़ेंगे या किसी भी पक्ष का साथ नहीं लेंगे। बेसिकली जो नेम लाया गया था वो इसलिए लाया गया था क्योंकि आप लोग को मालूम ही होगा कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो है वो कोल्ड वॉर चल रही थी। तो इसी कोल्ड वॉर की वजह से ही जो है भारत जैसे कई देशों ने ये निश्चय किया कि वो किसी का भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि उस समय जो विश्व था वो बाइपोलर ऑर्डर में जा रहा था कि एक तरफ किसी को किसी का साथ देना था और एक तरफ किसी को यूएसए का देना था और एक तरफ किसी को यूएसएसआर का। तो इस तरीके से यहाँ जो है एक बाइपोलर ऑर्डर बनता जा रहा था, और इसी बाइपोलर ऑर्डर से हट के एक थर्ड फ्रंट बना था जिसको नैम कहते हैं, जिनमें वे देश शामिल थे जिनको अपनी जो फॉरेन डिप्लोमेसी थी उसमें स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी चाहिए थी। वो ना तो यूएसए की बात सुन के चलना चाहते थे और ना ही यूएसएसआर की बात सुन के चलना चाहते थे। हालांकि आप लोग जानते ही हैं कि भारत ने भले ही नैम बनाया हो, लेकिन भारत ज़्यादा करीबी जो है शुरू से यूएसएसआर की वजह से रहा है, जिसकी वजह से यूएसए शुरू से ही पाकिस्तान से ज़्यादा अटैच हो गया था भारत की ही वजह से। ये एक आप भारत की फॉरेन पॉलिसी की एक ब्लंडर भी कह सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही अगर यूएसए जैसे किसी ताकतवर देश के साथ अगर भारत रहा होता तो हो सकता है आज उसका टेक्नोलॉजी वाइज और जो भी उसकी इकनॉमी है वो आज कहीं और ज़्यादा बेहतर होती, जो पहले होनी चाहिए थी। खैर, अब उन सब बातों के बाद अब भारत ने पिछले 4-5 साल से, जब से आप कह सकते हैं कि जब से नई गवर्नमेंट आई है एनडीए की, तब से भारत ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कुछ शिफ्ट किए हैं, और उन शिफ्ट को किया है। और इस शिफ्ट में जो सबसे ज़्यादा जो इस समय चेंजेस देखे जा रहे हैं वो पिछले 2 साल से देखे जा रहे हैं, जब से आप विशेष रूप से देख सकते हैं कि ये एस जयशंकर जी हैं। ये पहले आईएफएस अधिकारी रहे, इन्होंने अपनी फॉरेन सर्विसेज में जिस समय सुषमा स्वराज थी तो उस समय ये विदेश सचिव थे, तो फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने काम किया, और इन्होंने काफ़ी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बाद इनको इस बार जो है वो फॉरेन मिनिस्टर का जो है वो इनको पदभार दिया गया, और जिसको ये काफ़ी अच्छे से जो है उसका निर्वहन कर रहे हैं। और इन्होंने कई जगहों पे जो है भारत के रिप्रेजेंटेशन को इतनी मजबूती से रखा है और इस फॉरेन पॉलिसी को इतनी मजबूती से रखा है कि भारत ने जो है कई मोर्चों पे आज के समय में जो है अपने झंडे गाड़े हैं। चलिए, अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप ये देख सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति में बदलाव हुआ है। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हम लोग अब प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। हम लोग अब किसी भी अब मुद्दे पे, पहले ये नहीं होता है कि कुछ हो जाए फिर उसके बाद हम लोग उस पे अपना कार्रवाई करें, हम लोग पहले ही जो है उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप लोग को याद होगा कि जब आर्टिकल 370 को जब हटाना था तो फॉरेन जो अपनी डिप्लोमेसी थी उसके तहत जो है फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या किया कि पहले ही जो बहुत बड़े बड़े देश थे जैसे यूएसए हो गया या रशिया हो गया, इन सबको पहले ही अपने जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं इनके थ्रू एक मैसेज भेज दिया था कि भारत कुछ ऐसा करने वाला है और ये भारत का एक अपना इंटरनल मैटर है, और इसको जो है सभी जो विश्व के जो देश हैं उनको समर्थन करना पड़ेगा। तो इसीलिए भारत ने जब 370 हटाया तो चाइना और पाकिस्तान के सिवा कोई देश जो है वो कुछ कर नहीं पाया। ओआईसी ने भी एक सिंबॉलिक जो है मीटिंग्स तो खूब की, लेकिन वो कुछ कश्मीर पे कर नहीं पाया। तो इसको आप फॉरेन डिप्लोमेसी की जीत ही कहेंगे, और ये फॉरेन पॉलिसी का जो आपका जो प्रोएक्टिव जो पार्टिसिपेशन है ये उसी का नतीजा था। दूसरा, चेंज टुवर्ड्स चाइना। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि गलवान वैली हुई, उसके बाद से भारत चाइना को लेकर कुछ ज़्यादा असर्टिव हो गया, और भारत ने अपनी पॉलिसी में एक सीधा सा शिफ्ट किया
कि अब वो जो है वो चाइना को ऐसे काम करेगा कि चाइना मजबूर हो जो आपकी जो टेबल है उस पे बातचीत करने के लिए। पहले क्या था कि पहले भारत मजबूर करता था पहले चाइना मजबूर करता था भारत को कि आप उससे बातचीत करिए, वो धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाता था और भारत जो है वो मजबूरी में आके फिर उससे बात करता था। लेकिन अब भारत ने ऐसा किया है कि उसने उनके जो ऐप है उनको बैन कर दिया एक बार में। जो विश्व की जो लॉबी थी उनको एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन प्रदान की भारत के रूप में कि हम चीन से लड़ सकते हैं। गलवान वैली में जो हुआ उसने विश्व के कई देशों को ये बताया कि चीन से कैसे निपटना है, जो कि अमेरिका के भी कई थिंक टैंक हैं उनकी रिपोर्ट्स में भी आया कि भारत ने जिस तरीके से चीन से निपटा वो एक अलग ही तरीके का उदाहरण है। वुहान लैब थ्योरी इसकी अगर बात की जाए तो जो अभी फिर से इंसाइट हुई है वुहान लैब थ्योरी, ये फिर से अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर दे दिए हैं। साथ ही साथ कई वैज्ञानिक हैं वो भी अब कह रहे हैं कि वुहान से ही निकला होगा, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो भारत में भी आप जानते ही होंगे कि भारत में अब जो है वो WHO में जो उनकी गवर्निंग बॉडी है उनके अध्यक्ष जो हैं इस समय ये आपके हर्षवर्धन जी हैं, जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार के, यही इस समय उसके अध्यक्ष हैं। तो भारत ने भी अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के रूप में ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो भी हो पूरी होनी चाहिए, डाटा पूरा प्रोवाइड होना चाहिए और पूरी एक्सेस मिलनी चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, और जो भी देश इसमें शामिल हैं उनको पूरा इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। यानी एक तरीके से चीन को साफ साफ कह दिया कि भैया आपको जो है इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीन के किसी मैटर में भारत पहली बार खुल के बोल रहा है। रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया कि भारत ने चीन की अफ्रीका में कमर तोड़ना शुरू कर दी है और अफ्रीका के लिए UNSC में डिमांड उठा के भारत ने कम से कम 14 देशों में अपने प्रभाव को बढ़ा दिया अफ्रीका के, जबकि चीन का जो प्रभाव है वो लगातार घट रहा है। तो ये भी भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी का ही एक नतीजा है। तीसरा, टूवर्ड्स इसराइल। अब भारत सरकार ने क्या किया कि UNSCR में जो है वो इसराइल के खिलाफ जो है वोटिंग होनी थी। तो यहाँ पे दोस्तों एक आप करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा, एक गलती से जो है वो UNHCR हो गया, ये UNHRC है। तो इसका करेक्शन कर लीजिएगा, ये HCR नहीं है, HRC है। तो UNHRC की जो है मीटिंग हुई थी जिसमें जो है वोटिंग होनी थी। एक रेजोल्यूशन आया था कि इसराइल के ऊपर जो है जो अभी फ़लस्तीन गाज़ा में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको लेके उसके ऊपर वॉर क्राइम्स की प्रोसीडिंग वगैरह की जाए या ना की जाए, तो इस पे वोटिंग होनी थी। तो इसमें 14 देशों ने जो है वो एब्सटेन कर लिया, मतलब उन्होंने वोटिंग देने से ही अपने आप को पीछे हटा लिया। तो इसमें जो है एक भारत भी था और फ्रांस भी था। तो भारत और फ्रांस के दोनों ने मिल के जो है और बाकी जो और 12 देश उन्होंने क्या किया कि अपने आप को एब्सटेन कर लिया इसमें वोटिंग से। तो ये माना जा रहा है कि ये एक तरीके का ऐसा शिफ्ट है कि भारत ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि इसराइल के खिलाफ पहले जब भी वोटिंग हुई है तो भारत ने इसराइल के खिलाफ ही वोटिंग डाली है। तो ये एक तरीके का शिफ्ट है जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि भारत ने इसराइल को लेके अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लाया है। हालांकि अभी गाज़ा के लिए जो हो रही थी उसमें जो है भारत ने खुल के जो है ये साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने ये कह दिया था कि भारत जो है जो गाज़ा की ओर से जो बॉम्बिंग हो रही है और जो उसकी तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं उसका भारत जो है वो विरोध करता है, लेकिन स्टेटस को भी मेंटेन किया जाए, भारत ने ये भी कहा। तो कहीं ना कहीं भारत ने जो है एक तरीके से इसराइल का साथ दिया। अब कश्मीर मैटर को लेके मैं बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से भारत ने जो है किस तरीके से जो ग्लोबल लॉबी है उसको मेंटेन किया जाता है, इसको पूरा अच्छे से काम किया। साथ ही साथ कश्मीर पे जो है डिबेट होनी थी यूरोपियन यूनियन में, लेकिन उस डिबेट को भी जो है होल्ड ऑन करवा दिया माल्टा जैसे कई देशों को अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ से प्रभावित करके, और माल्टा वैसे भी भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। तो इस वजह से जो है ये यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसमें डिस्कस नहीं हो पाया। साथ ही साथ आपको अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ में बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही जो है वो UNHCR के जो ये आपके UN जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो आए हुए थे पाकिस्तान के दौरे पे। तो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो है उन्होंने वहाँ एक अवार्ड सेरेमनी थी जहाँ पाकिस्तान का जो सेकंड हाईएस्ट जो सबसे अवार्ड है वो उनको दिया गया। तो जब उनको दिया गया तो उनसे जो है वो थोड़ा उनसे कहा गया कि आप भी थोड़ा सा जो है लोगों को रिफ़र करिए, थोड़ा सा अपना भाषण दीजिए। तो उस भाषण में जो है उन्होंने ये कश्मीर को लेके 2-3 जो है बड़ी डिस्प्यूटेड लाइनें बोल दी, जिसके बाद जो है भारत ने जो है काफ़ी इनका कड़ा विरोध किया। और कड़ा विरोध करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ स्टेटमेंट देख सकते हैं कि ऐसे जो इस
स्टेटमेंट्स हैं वो डिमिनिश करते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म को, यानी वो जिस उनको अपनी मतलब पोजीशन देखनी चाहिए। वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठ के ऐसे अगर वो स्टेटमेंट देंगे किसी देश के प्रति बायस्ड होके, तो ये उनके जो पद है, यानी जो उनका जो प्रेसिडेंट का पद है यूएनजीए का, ये उसको जो है अपमानित करता है और ये उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम करता है। तो ये भारत ने ये कहा, तो उनको सीधे जो है भारत ने बहुत ही स्ट्रांग अपना जो है अपोजिशन वहाँ पे रजिस्टर करवाया यूनाइटेड नेशन में, अपने जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसके थ्रू। अब इन्होंने ऐसा दिया क्यों, देखिए इसके पीछे कारण ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस समय जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं वॉल्कर बॉस्किर, और वॉल्कर बॉस्किर जो हैं वो टर्की के हैं। तो अब ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही सुपर एक्साइटेड हो गए जब ये पाकिस्तान में गए, और इन्होंने जब अपना अवार्ड सेरेमनी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनको जब अवार्ड मिला, जब उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच दी, तो इस स्पीच में जो है कि इन्होंने कहा कि इट वॉज पाकिस्तान ड्यूटी टू रेज द जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट इन द यूनाइटेड नेशंस। अब सोच लीजिए कि ये खुद कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की ड्यूटी थी कि जम्मू कश्मीर को जो डिस्प्यूट को जो यूनाइटेड नेशन में उतारे, और ये भारत और पाकिस्तान को जो है जो जम्मू कश्मीर की स्थिति लेके ठीक वैसे ही है जैसे इजराइल के इस समय गाज़ा और फ़लस्तीन के साथ है। तो इन्होंने किस तरीके से दोनों स्टेटमेंट्स को एक ही बता दिया, इस पे भारत ने अपना बहुत ही कड़ा, यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल की कटिंग है, एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू बॉस्किर रिमार्क। तो इस अब ये दोस्तों पहले भारत इस तरीके से नहीं करता था, लेकिन भारत की ये विदेश नीति में इस तरीके का जो शिफ्ट हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं नीचे। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है HRC, वहाँ पे भारत ने अपना विरोध दर्ज, वहाँ पे एब्सटेन कर लिया अपने आप को। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी एक रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स की, तो उसने ये कहा कि भारत में जो पॉसिबल जो डेथ्स हैं वो 42 लाख हैं, यानी जो अभी भारत दिखा रहा है अराउंड 3.25 लाख के पास में, वो गलत है। तो इस पे भी भारत ने कड़ा एतराज़ जताया। और दोस्तों जयशंकर जी इस समय गए हुए हैं यूएसए के दौरे पे, और वहाँ यूएसए के दौरे के दौरान ही उन्होंने इस बात को उठाया और अपना जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है अपना अपोजिशन को जो है वहाँ पे रजिस्टर करवाया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो काफ़ी प्रोएक्टिव हो गई है। और बाकी मैंने वो तो बता ही दिया आपको कि बाइडन ने जो अभी ऑर्डर दिया है उसके लिए भी भारत ने इनडायरेक्ट तरीके से बिना चाइना का नाम लिए कह दिया है कि जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वो उसमें अपना कोऑपरेट करें, डेटा को पूरी तरीके से प्रोवाइड करें, एक इक्वल एक्सेस दें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारत की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो इस समय काफ़ी पहले से बदली हुई है। पहले भारत की जो फॉरेन डिप्लोमेसी थी उसको जो सिटिंग कहा जाता था, और ये कहा जाता था कि वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती, लेकिन इस समय काफ़ी डायनेमिक हुई और काफ़ी चेंजेस ले रही है। हालांकि अभी भी जो है कुछ मुद्दे हैं जहाँ पे भारत जो है वो थोड़ा सा अभी भी समझ नहीं पाता है, या ये कह सकते हैं कि भारत की अपनी खुद की भी मजबूरी है कि वहाँ उसको जो है थोड़ा सा बीच का रास्ता लेना ही पड़ता है। जैसे अगर दो देशों की बात आ जाएगी और दोनों ही देश भारत के मित्र हों, तो वहाँ पे भारत को जो है एक दिक्कत हो जाती है कि वो आखिर किसका साथ दे। जैसे इजराइल के केस में भी आप देख ही सकते थे कि जब गाज़ा से लड़ाई हो रही थी तो भारत ने इजराइल के लिए तो समर्थन किया, लेकिन गाज़ा के लिए भी और फ़िलिस्तीन के लिए भी कहा कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए, क्योंकि भारत के आप जानते हैं कि अरब नेशंस के साथ अच्छे संबंध हैं, तो उनको भी मेंटेन करके चलना है। श्रीलंका के खिलाफ जो है अभी उनकी जो सिविल वॉर में जो एट्रोसिटीज़ हुई थी उसको लेके UNHCR में जो है HRC में जो है वो वोटिंग हुई थी, तो भारत ने वहाँ भी अपने आप को एब्सटेन कर लिया था, जबकि श्रीलंका ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे फेवर में वोटिंग करिएगा। तो इसके पीछे कई रीज़न्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल अभी भी एक दो कमियां ज़रूर हैं, लेकिन पहले से जो है भारत की जो फॉरेन डिप्लोमेसी वो काफ़ी असर्टिव, प्रोएक्टिव और अपनी बातों को मनवाने वाली है। तो दोस्तों इसी चर्चा के साथ मैं अपने इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो ये लेक्चर है ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।